कहानी का ये 10वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। रात में अधिराज चांदनी के ख्यालों में खोया हुआ नींद की आगोश में चला गया था। दूसरी सुबह सैटरडे था और आज नंदू के स्कूल की छुट्टी थी, तो उसे स्कूल नहीं जाना था। चांदनी वैसे ही रात भर अधिराज के बारे में सोचने की वजह से सो ही नहीं पाई, या फिर ये भी बोल सकते हैं पहले प्यार की खुशी की वजह से नींद ही नहीं पड़ी। तो चांदनी सुबह जल्दी नहा धोकर अधिराज के बंगले में आ गई, लेकिन अधिराज देर रात को सोया तो अभी तक सो ही रहा था। चांदनी फिर दबे कदमों से अधिराज के रूम में आई तो अधिराज उल्टा लेटा सो रहा था और नंदू के पैर उसकी पीठ पर रखे थे। नंदू भी आराम से सो रही थी। चांदनी मुस्कुरा दी। नंदू बच्ची थी तो उसको बेड पर घूम घूम कर सोने की आदत थी। चांदनी तो अब ये सोच रही थी अधिराज को आदत नहीं है, पता नहीं नंदू ने उसको कितना लातों से मारा होगा, लेकिन दोनों आराम से सो रहे थे तो चांदनी का दिल नहीं किया उनको जगाने का। लेकिन आज चांदनी के चेहरे पर कुछ अलग ही खुशी थी। शायद ये खुशी अधिराज के दिल की बात जानकर थी, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। पर वो बहुत खुश थी। उसने हमेशा जैसा जीवन साथी सोचा, अधिराज बिल्कुल वैसा है। हाँ, थोड़ा ज्यादा गुस्सा करता है, पर वो भी तो कम नहीं है गुस्सा, तो उसके भी सिर पर सवार रहता है। चांदनी बेमतलब मुस्कुराते हुए किचन में आई और नाश्ता रेडी करने लगी। कुछ समय बाद अधिराज और नंदू नीचे आए तो चांदनी डाइनिंग टेबल पर बैठी कुछ सोचते हुए बेमतलब मुस्कुरा रही थी। अब सामने वाले की नजरों में बेमतलब था, लेकिन चांदनी के कानों में, उसके जहन में बस अधिराज की बातें चल रही थी। कुछ नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए, इग्नोर मत करो मुझे। अधिराज आया और चांदनी को मुस्कुराता देखकर नंदू से बोला, तुम्हारी दीदी को क्या हुआ? बेचारी डर से पागल वागल हो गई है क्या? नंदू हंसती और बोली, लगता तो ऐसे ही है, पर कल बहुत मजा आया। दीदी कैसे कंगारू की जैसे उछल रही थी। अधिराज भी हंस दिया और नंदू के गाल खींचते हुए बोला, शैतान बच्ची, अपनी दीदी से मत बोल देना, वरना हम दोनों को उछाल उछाल के मारेगी। नंदू ने अपना सिर जल्दी से ना में हिला दिया और बोली, मैं नहीं बताऊंगी, आप भी मत बताना। अधिराज ने भी अपना सिर हिला दिया और दोनों सेटिंग करके चेयर पर आकर बैठ गए। लेकिन चांदनी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तो अधिराज चांदनी के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, आंखें खोलकर सोने का भी टैलेंट है क्या तुम्हारे अंदर? चांदनी अपने सेंस में आई और अधिराज को एक नजर देकर फिर ठीक से बैठते हुए बोली, आप दोनों कब आए? अधिराज आईब्रो सिकोड़कर बोला, जब तुम खुली आंखों से सोने का रिकॉर्ड बना रही थी। चांदनी ने फिर अधिराज की तरफ देखा तो उसको कल रात अधिराज का माथे पर किस करना याद आ गया। चांदनी को अपने दिल में गुदगुदी सी महसूस हुई और उसके गाल कुछ लाल से हो गए। उसने अपनी नजरें तुरंत इधर उधर कर ली। अधिराज चांदनी को अजीब बिहेव करते देखकर बोला, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डर से अभी भी तुम पगलाई हुई हो? चांदनी हड़बड़ा सी गई और जल्दी जल्दी बॉल से कवर हटाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन हड़बड़ाहट में चांदनी के हाथ कांप रहे थे, तो बॉल के कवर हटाते टाइम कभी गिलास से टकरा रहे थे तो कभी चम्मच स्टैंड से जिससे सामान गिर रहा था। तो चांदनी और हड़बड़ा रही थी। अधिराज ने चांदनी को सारा सामान गिराते देखा तो उसका हाथ पकड़कर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? आज अधिराज के हाथ पकड़ने से चांदनी को पेट में अजीब सा फील हुआ और उसने जल्दी से अपना हाथ अधिराज से छुड़ा लिया और एक गिलास में पानी निकालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। बोलकर चांदनी एक सांस में पूरा पानी पी गई। अधिराज को चांदनी बस अजीब नहीं, बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए उसने चांदनी के माथे पर हाथ रखकर चेक करते हुए कहा, फीवर है क्या तुमको? इतना काम क्यों रही हो तुम? चांदनी ने अपनी कुर्ती कस के पकड़ ली और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी उलझन हो रही है। आप लोग नाश्ता कर लो, मैं बाद में खा लूंगी। बोलकर चांदनी सिर पर पैर रखकर वहां से भाग गई। अधिराज अपने कंधे उचकाते हुए बोला, अजीब पागल है, पर इस पागल के चक्कर में अपना सिर कौन दर्द करेगा? रात को भी खाना नहीं खाया था, अब तो भूख से पेट में चूहे नाच रहे हैं। अधिराज ने फिर नंदू की तरफ देखकर कहा, है ना नंदिनी जी, भूख लगी है ना? नंदू ने अपना सिर हाँ में हिला दिया।
अधिराज ने फिर नाश्ता देखा तो उसकी आंखें चमक गई। आज चांदनी ने अधिराज की पसंद की फेवरेट चीजें बनाई थी। अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने पहले नंदू के लिए नाश्ता निकाला, फिर अपने लिए निकाल कर नंदू को खिलाते हुए खुद भी खाने लगा। चांदनी भागकर अपने कॉटेज में आई और लंबी सांस लेते हुए बोली, चांदनी, ये तुझे क्या हो गया? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है उसके छूने से? अजीब सा क्यों फील हो रहा है? ऐसे पागलों जैसे बिहेव करेगी तो वो तुझे पागल खाने छोड़ आएगा। कुछ समय बाद चांदनी ने टाइम देखा तो कंपनी जाने का टाइम हो गया था। चांदनी ने कपड़े लिए और चेंज करके कंपनी जाने को रेडी हो गई और नंदू को लेने के लिए बंगले में आई तो नंदू और अधिराज टीवी में वीडियो गेम खेल रहे थे। अधिराज अभी तक घर के कपड़ों में ही था। चांदनी ने अपनी आईब्रो से खोल ली और खुद से बोली, आज इनको कंपनी नहीं जाना क्या? फिर वो खुद का सिर ठोकते हुए बोली, कंपनी तो इनकी ही है, ये जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ेगा, घर से काम कर लेंगे, पर तेरा जाना तो जरूरी है, आज तो विजिट पर भी जाना है। सोचते हुए चांदनी दोनों के पास आई और नंदू से बोली, नंदू चलो। नंदू और अधिराज दोनों ने एक साथ पलटकर चांदनी को देखा और दोनों उसको ऐसे देख रहे थे जैसे चांदनी ने कौन सा सवाल कर दिया हो। चांदनी भी दोनों को देखकर बोली, क्या आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अधिराज ने नंदू की तरफ देखा और बोला, नंदू बताओ अपनी दीदी को क्या हुआ? नंदू सोफे पर खड़ी हो गई और चांदनी से बोली, ओफो दीदी, आज हम लोगों ने जूलॉजिकल पार्क जाने का प्लान किया है और आप कंपनी चुनने की बात कर रही हैं। चलिए जल्दी से कुछ खा लीजिए फिर चलेंगे। चांदनी ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, तुम कोई पार्क वार्क नहीं जा रही हो, शांति से चलो मेरे साथ। आज मुझे दूसरी कंपनी भी जाना है दवा चेक करने के लिए। नंदू बोली, दीदी तो फिर आप जाओ, मैं और दादा तो पार्क जा रहे हैं। चांदनी ने हैरानी से अपना मुंह खोल लिया और फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, बहुत बोलने लगी हो तुम। नंदू बोली, दीदी इसे बोलना नहीं अपनी बात रखना बोलते हैं, क्यों दादा? आपको कंपनी जाना है आप जाओ, मैं और दादा तो घूमने जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। अधिराज मुस्कुरा दिया तो चांदनी चिढ़ गई और बोली, ठीक है, जहां जाना हो जाओ, जो खाना है खाओ, तबीयत खराब हुई तो बस मेरे पास मत आना। नंदू ने लापरवाही से कहा, ओके, मैं दादा के पास चली जाऊंगी। चांदनी का मुंह बन गया। नंदू अब उससे ज्यादा अधिराज से प्यार करती थी। ये बात चांदनी को ज्यादा रास नहीं आती थी। उसको कुछ कुछ जलन होती थी अधिराज से। चांदनी को अच्छा नहीं लगा तो वो गुस्से में बोली, ठीक है मैं चाहती हूँ, अब तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना। बोलकर चांदनी जाने लगी तो नंदू उदास हो गई। अधिराज ने नंदू को उदास देखा तो चांदनी से बोला, क्यों गुस्सा कर रही हो? चांदनी रुक गई और बोली, आपसे मतलब? अधिराज ने आंखें छोटी कर ली और बोला, क्यों इतना चिढ़ रही हो? सुबह से देख रहा हूँ अजीब ही बिहेव कर रही हो। चांदनी चिढ़ते हुए बोली, हाँ कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। बोलकर चांदनी वहां से चिड़ी हुई चली गई। अधिराज ने अपना सिर ना में हिला दिया और खुद से ही बोला, इस लड़की को कब किस बात पर गुस्सा आता है समझना ही मुश्किल है। चांदनी जल्दी ही कंपनी पहुंच गई और अपना काम करने लगी, लेकिन अधिराज कम नहीं था। वो बार बार अपनी और नंदू की इधर उधर घूमते हुए मस्ती करते हुए फोटो भेज रहा था, जिससे चांदनी को गुस्सा और जलन दोनों ही हो रही थी। गुस्सा इस बात का, अधिराज ने उसको एक बार भी नहीं रोका, एक बार नहीं बोला तुम भी मेरे साथ चलो, आज छुट्टी ले लो। और जलन इस बात की, उसकी बहन भी अधिराज के रंग में रंग गई। उसने भी दोबारा उससे नहीं पूछा, ना ही कॉल किया, दीदी आ जाओ, जिससे चांदनी का मूड ऑफ था। शाम तक चांदनी ने अपने सारे काम निपटा लिए थे और उसका विजिट जिस कंपनी में अभी अरविंद हेड मैनेजर था वही था। तो चांदनी ने सोचा सारा काम हो गया है तो वो कल के लिए एक बार अरविंद से सामने से माफी मांग ले। चांदनी अरविंद के पास जाती उससे पहले अरविंद ही अपना सारा काम निपटा कर उसके पास भाग कर आ गया। चांदनी अरविंद को देखकर बोली, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। अरविंद खुश हो गया और अपने मन में बोला, आज तुम्हें अपने दिल की बात बता ही दूंगा और मुझे उम्मीद है तुम ना नहीं कर पाओगी। अरविंद सोच रहा था कि चांदनी उसके आगे हाथ हिलाकर बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए? अरविंद अपने सेंस में आया और बोला, कहीं नहीं। तुम बताओ, तुम कल ऐसे क्यों भाग गई थी? यार एक छिपकली से इतना कौन डरता है?
चांदनी ने मुंह बना लिया और बोली, मैं डरती हूँ और कल के लिए सॉरी। अरविंद बोला, ऐसे सॉरी नहीं मिलेगी। चलो मुझे कॉफी पिलाओ चलकर। चांदनी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है। और दोनों वहीं पास में कॉफी शॉप में चले गए। दोनों ने अपने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की और अरविंद चांदनी से बात करने लगा, लेकिन चांदनी का ध्यान अपने फोन में था। अधिराज उसको अभी भी फोटो भेजने में लगा था। वो और नंदू खूब मस्ती कर रहे थे। चांदनी को बहुत बुरा लग रहा था। उसने ये सब मिस कर दिया। उसको ही सामने से रुक जाना चाहिए था क्या? चांदनी अपने ख्यालों में खोई हुई फिर अधिराज के बारे में सोचने लगी कि चांदनी के कोई जवाब ना देने पर अधिराज उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? चांदनी ने अपना सिर ना में हिला दिया और अपनी कॉफी पीने लगी। अरविंद फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, चांदनी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चांदनी कॉफी पीते हुए बोली, हाँ बोलो। अरविंद थोड़ा घबराते हुए बोला, बहुत टाइम से बोलना चाहता हूँ पर डर लगता है कहीं तुम दोस्ती भी ना तोड़ दो मुझसे। चांदनी भी सीरियस हो गई और बोली, क्या बात है अरविंद? कंपनी को लेकर कुछ हुआ है क्या? अरविंद ने मुंह बना लिया और बोला, मैं कंपनी की नहीं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। चांदनी अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी, लेकिन वो सामने से कुछ नहीं बोलना चाहती थी। उसका अंदाजा गलत भी हो सकता है, इसलिए उसने अरविंद के बोलने का वेट किया। अरविंद अपनी नजरें नीचे करके बोला, चांदनी, आई लव यू। चांदनी ऐसे बैठी थी जैसे उसके लिए कोई नई बात ना हो। वो एकदम नॉर्मल थी और अब ये सोच रही थी कि उसको अरविंद को कैसे मना करना है कि अरविंद आगे बोला, प्लीज गलत मत समझना। आज से नहीं, जिस दिन पहली बार हम मिले थे तब से मैं तुमको पसंद करता हूँ। पहली मुलाकात में तुम एकदम से गायब हो गई, लेकिन मेरे दिल और दिमाग से नहीं गई। फिर तुम दोबारा मिली तो समझ आया जिसको भी मैं पसंद समझ रहा था वो प्यार है। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे नंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंदू हमारे साथ शादी के बाद रह सकती है। हम दोनों मिलकर उसकी जिम्मेदारी उठा लेंगे। अपनी बात बोलकर अरविंद ने चांदनी की तरफ देखा। चांदनी जवाब देती उससे पहले अरविंद की मम्मी सुनीता जी और मौसी वहां आ गए और उन दोनों को देखकर बोले, अरविंद तुम यहाँ? अरविंद सुनीता जी और अपनी मौसी को देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया और गलती से कॉफी उसके कपड़ों पर गिर गई। कॉफी गर्म थी तो उसके मुंह से आह निकल गई। सुनीता जी परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, चला तो नहीं? अरविंद अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर आप यहाँ? सुनीता जी बोली, हम लोग तो शॉपिंग पर आए थे, सोचो कॉफी पी लें, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है। पर तुम दोनों यहाँ? अरविंद ने इशारे में सुनीता जी को समझाया वो क्यों आया था। तो सुनीता जी थोड़ा सीरियस हो गई और तिरछी नजरों से चांदनी को देखने लगी। चांदनी शांति से खड़ी थी। अरविंद फिर बोला, मैं अपनी शर्ट साफ करके आता हूँ, आप सभी तब तक बातें करिए। बोलकर अरविंद चला गया तो सुनीता जी चांदनी के सामने बैठ गई और थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, तो अरविंद ने तुम्हें प्रपोज कर दिया? चांदनी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसको समझ नहीं आया सुनीता जी बोलना क्या चाहती थी। पर सुनीता जी चांदनी को बैठने का इशारा करते हुए आगे बोली, तुम्हारा जो भी जवाब हो, पर मैं चाहती हूँ तुम ना ही करो। चांदनी ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। सुनीता जी आगे बोली, मैं नहीं चाहती एक कैरेक्टरलेस लड़की मेरी बहू बने। चांदनी ने अपनी कुर्ती कसकर पकड़ ली। सुनीता जी आगे बोली, मुझे अरविंद ने तुम्हारी बहन के बारे में बताया। वो अभी इतना बड़ा नहीं है जो ये सब समझे, पर मैंने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। बहुत अच्छे से समझती हूँ बहन कितनी बड़ी होती है। मुझे नहीं जानना तुम नंदू को अपनी बहन बनाकर क्यों घूम रही हो, या फिर तुम्हारा रिश्ता क्या है उसके साथ। पर तुम मेरे बेटे को ना कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे इतना पागल है कि मैंने ना किया तो मुझे गलत समझेगा। मैं नहीं चाहती ऐसी किसी लड़की जिसके कैरेक्टर का पता ना हो, उसकी वजह से मेरे और मेरे बेटे के बीच कोई भी मतभेद हो। उम्मीद है तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई होंगी। चांदनी वैसे ही मना करने वाली थी, लेकिन सुनीता जी की बातें सुनकर उसको हर्ट हुआ। वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी तो अरविंद की मौसी ने जाती हुई चांदनी को देखकर सुनीता जी से कहा, बिल्कुल सही डिसीजन लिया तूने।
ऐसी लड़कियां किसी की पत्नी या किसी के घर की बहू बनने लायक नहीं होती हैं। चांदनी ने उनकी बातें सुन ली थी और अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। वैसे उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन लास्ट में बोली गई बात उसके दिल पर लग गई थी और वही बात उसके कानों में गूंज रही थी। चांदनी बाहर आई और ऑटो का वेट करने लगी कि अधिराज की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और ग्लास नीचे करके अधिराज बोला, मैडम, अगर ईगो थोड़ा कम हो गया हो तो बैठ जाओ। अधिराज को देखकर चांदनी को ना जाने क्यों और रोना आने लगा। एक तरफ उसके जहन में अरविंद की माँ और मौसी की बातें घूम रही थी, तो एक तरफ अधिराज ने जो कल उससे बोला वो सब घूम रहा था। लेकिन चांदनी अभी टूट चुकी थी, या फिर ये बोल सकते हैं उसके सुनने का जो घड़ा था वो अब भर चुका था। 4 साल से वो यही सब सुनती आ रही थी। उसके सुनने की भी एक लिमिट थी जो आज टूट चुकी थी। आगे नंदू बैठी थी तो चांदनी सीधा पीछे आकर बैठ गई। वो अधिराज के सामने रोना नहीं चाहती थी। अधिराज ने चांदनी को देखा, उसको भी चांदनी कुछ अलग लगी, लेकिन वो अभी कुछ बोला नहीं और गाड़ी आगे बढ़ा दी। चांदनी अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था, इसलिए वो छुप छुप कर अपने आंसू पहुंच रही थी। लेकिन अधिराज से कुछ नहीं छुपा था, उसका पूरा ध्यान चांदनी पर था। कुछ ही समय में दोनों घर पहुंच गए थे। नंदू थक गई थी तो बैठे बैठे ही सो गई थी। चांदनी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसका ध्यान नहीं था नंदू पर। आज वो सच में बहुत बुरा फील कर रही थी। वजह शायद ये भी थी कि अधिराज ने उसके दिल में पहले से एक उम्मीद जगा दी थी और सुनीता जी ने उसी उम्मीद पर तमाचा मारा था। चांदनी के दिमाग में चल रहा था, क्या अधिराज ने वो सब बस बोलने को बोल दिया? अगर वो अधिराज की तरफ बढ़ती है तो क्या दोनों के एक होने के बाद अधिराज नंदू को उठाकर फेंक देगा? और चलो मान भी लिया अधिराज नंदू से प्यार करता है, लेकिन अधिराज की फैमिली, वो क्या नंदू को एक्सेप्ट करेगी? अगर अधिराज ने उसका साथ छोड़ दिया या अपनी फैमिली के लिए नंदू को या उसको चूज करने को बोला, तब चांदनी जो चीजें अभी होने वाली भी नहीं है उन सब के बारे में सोचते हुए कॉटेज में आकर बुत बनकर बेड पर लेट गई। अधिराज भी उसके साथ ही नंदू को लेकर चल रहा था और ये भी समझ रहा था चांदनी अपने सेंस में नहीं है। अधिराज ने नंदू को लेटाया और चांदनी के साइड आकर उसको गोद में उठाने लगा। चांदनी हड़बड़ाकर बस चिल्लाने ही पानी थी कि अधिराज बोला, नंदू सो रही है। चांदनी शांत हो गई। अधिराज चांदनी को लेकर किचन में आया और उसको नीचे खड़ा करके बोला, चाय पीने का मन है, 1 कप बना दो, मैं चेंज करके आता हूँ। चांदनी बस अधिराज को देखती रह गई, फिर उसके लिए चाय बनाने लगी। उसके दिमाग में फिर से वही सब घूमने लगा और उसने यहाँ तक सोच लिया कि उसके दिल में अधिराज के लिए जो थोड़ी बहुत जगह बनी थी वो उसको भी हटा देगी। उसकी लाइफ में किसी की जरूरत नहीं है, नंदू बहुत है। चांदनी सोचते हुए चाय बना रही थी। उसको इतना भी होश नहीं रहा कि कब से चाय उबल रही है और पूरी जल चुकी है। अधिराज आया तो फिर चांदनी को खोया देखकर उसने खुद ही दोबारा चाय बना ली। चांदनी अभी भी वैसे ही खड़ी थी, तो अब अधिराज से रहा नहीं गया और वो चांदनी के बगल में खड़ा हो गया और उसे कंधे से कंधा मारते हुए बोला, क्या हुआ, मेरा मर्डर करने का प्लान कर रही हो? चांदनी भी चौंक गई और सिर घुमाकर अधिराज को देखने लगी। इस बार चांदनी की आंखों में आंसू थे। अधिराज ने चांदनी को देखा और उसके सामने चाय का कप करते हुए बोला, अगर जब कुछ ना समझ आए, दिमाग बंद सब पड़ने लगे, तो किसी से अपनी बातें शेयर कर लेनी चाहिए। चांदनी ने चाय का कप लिया और अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हुए बोली, मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी मन की बात शेयर करूं। अधिराज बोला, अगर कोई ना हो तो जो आपके बगल में खड़ा हो उससे भी कर सकते हैं। चांदनी एक छोटी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, अगर ये मेरे बगल में खड़े इंसान की वजह से ही हो तो? अधिराज ने चांदनी को आंखें छोटी करके देखा और बोला, इस बार बगल में खड़े इंसान ने कुछ नहीं किया। चांदनी बोली, कभी कभी कुछ ना करके भी बहुत कुछ हो जाता है। अधिराज को गोल गोल बातें इतनी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपना और चांदनी का चाय का कप लिया और साइड रखकर चांदनी को पकड़कर अपने सामने किया और बोला, क्या बात है,
सुबह तक बस अजीब बिहेव कर रही थी और अब पूरी पागल हो चुकी हो क्या? और मैंने ना ऐसे ना वैसे कुछ नहीं किया। मैं भी तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता। और अगर तुम इस बात से परेशान हो कि मैंने तुम्हें इतनी पिक्स भेजी, तो वो मैंने नहीं, नंदू ने भेजी। उसको तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चांदी ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिला दिया और अधिराज के हाथ अपने बाजू से हटाकर जाने लगी तो अधिराज ने फिर उसको रोक लिया और बोला, मुझे ये साइलेंट गेम बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही तुम्हारा साइलेंट रहना। मेरे घर में रह रही हो तो बात करो मुझसे, समझी? वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। तो इज्जत से बोलो, क्या बात है? क्यों नशेड़ी जैसे सदमे में घूम रही हो? किसने तुम्हारी दारू की बोतल छीन ली? अधिराज की बातें सुनकर चांदनी को समझ ही नहीं आया वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। वो क्या नशेड़ी जैसी लग रही है? चांदनी सोच रही थी कि अधिराज फिर बोला, बोलोगी कि तुम्हारा सामान बाहर फेंको? चांदी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। ये क्या पागलपन भरी बात थी? बस बात ना करने पर वो उसको इतनी रात को घर से बाहर निकाल देगा? ये क्या बकवास है? चांदनी अब चुप नहीं रह सकती थी। ऊपर से सुनीता जी की बातें और उसके अंदर भरी हुई थी तो वो और जरूरत से ज्यादा चिढ़ चुकी थी। इसलिए अधिराज के हाथ झटकते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपके घर में रहती हूँ तो पूरा किराया भी देती हूँ। सैलरी आपने नहीं दी है मेरी। आप मकान मालिक हो और मैं किराएदार, तो उन दोनों के बीच जो भी गैप होता है उसको बनाकर रखिए, समझे आप? अधिराज तुरंत बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम कौन हो और मुझे कितना गैप बनाकर रखना है, लेकिन मैं ऐसी किसी लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगा जो। अधिराज का बस इतना ही बोलना था कि चांदी के कानों में अरविंद की मौसी की बात घूम गई। ऐसी लड़कियां किसी के घर की बहू या किसी की पत्नी बनने लायक नहीं होती। चांदनी का खून खौल उठा। उसने अधिराज को आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया और गुस्से में अधिराज को पुश करते हुए बोली, कैसी लड़की? हाँ, मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप को देख लो। शादी होने के बाद भी आप मुझसे प्यार करने लगे। अभी आपका डिवोर्स नहीं हुआ और आपको मेरे साथ रहना है। वो सब आपने बस ऐसे ही बोला है ना? आपको पता चल गया था ना मैं जग रही थी। मैं भी पागल बेगार में न जाने क्या क्या सोचने लगी हम दोनों के बारे में। जो इंसान अपनी वाइफ के भाग जाने पर किसी और से प्यार कर सकता है तो कल को कोई और पसंद आ गई तो मुझे भी छोड़ सकता है। आप क्या निकालोगे? आपके जैसे लोगों के साथ मुझे ही नहीं रहना, मैं ही चली जाऊंगी। अधिराज शांति से चांदनी को देख रहा था। वो चांदनी की चिढ़ और गुस्से के पीछे छुपे दर्द को महसूस कर सकता था और वो चांदनी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा था। वो बस इतना बोलना चाहता था कि जो लड़की मुझसे बात नहीं करेगी मैं उसको अपने घर में नहीं रखूंगा, वो भी बस मस्ती में। बाकी तो अधिराज ही जानता था बस चांदनी को अपने घर तक लाने के लिए उसने कितने पापड़ बेले थे। बस चांदनी का साथ पाने के लिए उसने कितना कुछ किया था। और किसी और से प्यार, वो तो कभी अधिराज सोच भी नहीं सकता था। जो इंसान बस 4 साल चांदनी की एक छवि को अपने दिल में बसाए उसको चाहता रहा, वो चाहता तो कब का अपना प्यार पाने के लिए चांदनी के पास पहुंच जाता और अपना हक जताता, पर उसको किसी का साथ नहीं चाहिए था। लेकिन चांदनी ने दोबारा उसकी लाइफ में दस्तक दी तो वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसको फिर भी बस चांदनी का साथ चाहिए था। लेकिन अधिराज फिर भी कहीं न कहीं ये जानकर खुश था कि चांदनी उसके बारे में सोच रही थी। कल उसे नहीं पता था चांदनी जग रही है, वरना वो ऐसा कुछ नहीं बोलता। पर चांदनी के दिल में भी उसके लिए जगह है, ये जानकर फिर तो उसको जमीन आसमान एक करना पड़े वो सब करेगा, पर कभी चांदनी को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। वो अब और अकेला नहीं रहना चाहता, अब वो थक चुका है। उसको चांदनी का साथ चाहिए। उसके लिए अगर उसे चांदनी को अपना सच बताना पड़ा तो वो बता देगा। भीख में ही सही वो ले लेगा चांदनी का साथ। अधिराज चांदनी से बात करने के लिए रूम में आया तो चांदनी अपना सामान पैक कर रही थी। अधिराज की आंखें बड़ी हो गई। वो चांदनी के पास आया और उसको रोकते हुए बोला, ये क्या पागलपन है? चांदनी गुस्से में बोली, हाथ छोड़िए मेरा। अधिराज ने एक नजर नंदू को देखा जो नींद में तेज आवाज से थोड़ा गुनगुना रही थी। अधिराज ने चांदनी के मुंह पर हाथ रख लिया और उसको जबरदस्ती बाहर ले जाने लगा। चांदनी गुस्से में अपने हाथ पैर चला रही थी।
अधिराज ने बाहर लाकर चांदनी को छोड़ा तो चांदनी ने गुस्से में अधिराज के तमाचा लगा दिया और बोली, बस बहुत हुआ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अधिराज ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की और अपने आप को नॉर्मल रखते हुए चांदनी से बोला, तुम क्या कर रही थी? चांदनी चीखते हुए बोली, अपना सामान पैक कर रही थी ताकि आपके जैसे घटिया लोगों के बीच से कहीं दूर जा सकूं। अधिराज बोला, कितनी दूर जाना है बताओ, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं भी अब इन सब से थक चुका हूँ। चांदी ने गुस्से में अधिराज को देखा पर कुछ बोली नहीं और वापस जाने लगी तो अधिराज ने चांदी का हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। चांदी अब और चिढ़ गई और अधिराज का हाथ झटकते हुए बोली, ये सब ड्रामा आप क्यों कर रहे हैं? अधिराज उदास होकर बोला, मैं ड्रामा नहीं कर रहा। 4 महीने बाद मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मैं एक नॉर्मल इंसान के जैसे रोड पर खड़ा होऊंगा। कुछ नहीं होगा मेरे पास, न पैसा, न नाम, न परिवार। पर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। जहां 4 महीने बाद सब छोड़कर तुम्हारे साथ जाता, वहां अभी सही। चांदी थोड़ा कंफ्यूज हो गई और बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? अधिराज बोला, कोई बकवास नहीं, सब सच। 4 महीने बाद मेरा और मेरी वाइफ का कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डिवोर्स हो जाएगा और शर्त के अनुसार फिर सब कुछ चाची का और मुझे ये घर ये शहर छोड़कर जाना होगा। चांदनी शौक हो गई और बोली, व्हाट? अधिराज चांदनी को सब बता देना चाहता था ताकि चांदनी कोई फैसला ले सके। अधिराज चांदनी को गार्डन में लेकर आया और उसको बैठाकर खुद भी बगल में बैठ गया और उसको अपनी आप बीती शुरू से बताने लगा, मैं अपने पेरेंट्स का सगा बेटा नहीं हूँ। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। अधिराज आगे बोला, मैं अपने माँ पापा को एक सिग्नल के पास पड़ा मिला था। उस समय बहुत बारिश हो रही थी। मेरे माँ पापा ने मुझे देखा और उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। मेरे लंग्स में पानी भर चुका था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी पता नहीं, मैं बच गया। माँ पापा की शादी को 12 साल हो गए थे, पर उनको कोई बच्चा नहीं था तो वो मुझे घर ले आए। माँ पापा के घर में सब कुछ था, एक हंसता खेलता परिवार, दादी, चाचा जी, चाची और उनकी 2 बेटियां और एक बेटी उनको बाद में हुई। मुझे देखकर सभी खुश थे, बस चाची को छोड़कर, क्योंकि चाचा जी और पापा मिलकर बिजनेस चलाते थे। पापा को कोई बच्चा नहीं था तो सब चाची के बच्चों के नाम होगा, लेकिन मैं बस 4 साल का रहूंगा। तब माँ प्रेग्नेंट हुई। 36 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हुई तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थे। डॉक्टर ने टोटली बेड रेस्ट बोला था। सब अच्छा था कि काम के सिलसिले में पापा को बाहर जाना पड़ा। रोज पापा मुझे दूध देकर सुलाते थे। आज पापा नहीं थे तो माँ दूध लेने किचन में चली गई। मुझे भी इतनी समझ नहीं थी। माँ दूध लेकर ऊपर आ रही थी, लेकिन उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो गिर गई। चाचा जी तुरंत माँ को हॉस्पिटल ले गए। माँ का 7वां महीना चल रहा था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को बोला, वरना दोनों को नहीं बचाया जा सकता था। ऑपरेशन हुआ, लेकिन माँ नहीं बची। बच्चा भी सीरियस था, उसको मशीनों के बीच रखा गया था। बच्चा 1 महीने मशीन में रखा रहा, फिर उसने भी दम तोड़ दिया। पापा पूरी तरह टूट गए, पर चाची ने सबके कान भरने शुरू कर दिए थे कि सब मेरी वजह से हुआ। मैं हजम नहीं कर पा रहा था कि मेरा कोई दूसरा बहन भाई आए। मेरे अंदर हीन भावना थी। कोई एक बार बोले तो बातें असर नहीं करती, लेकिन बार बार वही बातें बोले जाए तो इंसान के दिमाग पर असर करती हैं। पापा के दिमाग पर भी बातें असर करने लगी। वो ना मुझे प्यार कर पा रहे थे, ना मुझसे नफरत कर पा रहे थे। घर के अंदर और बाहर सभी उनको यही बोलते। ये सब मेरी वजह से हुआ। पता नहीं मैं किसका गंदा खून हूँ। भगवान ने मुझ जैसे गंदे खून को पालने की सजा दी और फिर एक दिन वो सब चीजों से थक कर मुझे अपने परिवार सबको छोड़कर चले गए। उन्होंने पूरी दुनिया से मोह माया छोड़कर संन्यास ले लिया, पर वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, इतना कि उनके हिस्से की जितनी प्रॉपर्टी थी सब मेरे नाम करने को लिख गए। अब बस घर में दादी बची थी जो मुझसे प्यार करती थी, जो मुझे संभालती थी, क्योंकि पापा के जाने से चाचा जी ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। चाची और मेरी बहनें ही तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती थी।
चाची ने पहले ही मेरे खिलाफ अपनी बेटियों को भड़का कर रखा था, फिर भी जिंदगी कट रही थी। चाचा जी ने सारा बिजनेस संभाल लिया। दादी बूढ़ी होती जा रही थी, तो उनके लिए मुझे देखना, चाची की मार से डांट से बचाना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए दादी ने मुझे हॉस्टल भेज दिया। साल ऐसे ही निकल गए। साल में वेकेशन में घर जाने को मिलता था, लेकिन चाची उसमें भी मुझे मारती थी, बातें सुनाती थी। तो दादी मुझे छुट्टियों में समर कैंप में भेज देती थी। बस फिर मैं जैसे तैसे छुट्टी लेकर राखी पर घर जाने लगा। वो तीनों मुझे अपना भाई माने या न माने, पर मैं उनको दिल से बहन मानता हूँ। दादी की जिद की वजह से बेमन वो मुझे राखी बांध देती थी। सब ऐसे ही निकलने लगा। मेरा 12th हुआ था कि चाचा जी एक बीमारी की चपेट में आकर गुजर गए। अब घर का लड़का मैं था, तो बिजनेस मुझे संभालने को मिला। लेकिन ये बात चाची को हसम नहीं हुई। दीदी भी बिजनेस संभाल सकती थी। मैंने बहुत समझाया दादी को। मैं अपनी बहनों को प्यार चाहता था, नफरत नहीं। लेकिन सब कुछ दादी के नाम पर था, तो चलने वाली उनकी ही थी। उन्होंने अपनी जिद पर मुझे सारा बिजनेस संभालने को कहा। मैं पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी संभालने लगा। दादी की जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। दोनों दीदी बड़ी हो गई थी, तो दादी ने अच्छे से दोनों की शादी करवा दी। लेकिन चाची ने मुझे शादी के एक भी रस्म में भाई का फर्ज नहीं निभाने दिया। दोनों दीदी की शादी अच्छे घर परिवार में हुई, लेकिन अभी मेरी एक छोटी बहन है, जिसके लिए चाची जी चाहती थी दादी हिस्सा बंटवारा कर दे और मुझे 1-2% देकर रवाना कर दे, और बाकी सब उनका और उनकी बेटी का। लेकिन मुझे नहीं पता था दादी क्या सोचती है। दादी ने सब कुछ मेरी वाइफ के नाम कर दिया, बस कंपनी का 20% चाची को दिया। तब से चाची मेरी जान की दुश्मन बन गई। वसीयत के हिसाब से मुझे 22 साल होने तक किसी भी हालत में शादी करनी होगी, वरना सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। लेकिन चाची ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने मेरे आगे शर्त रखी कि अगर मैं चाहता हूँ मुझे उस घर में जगह मिले, मुझे मेरी बहनों का प्यार मिले। बड़ी बहन की शादी से मैं दूर रहा, लेकिन छोटी बहन की शादी में अगर मैं भाई की रस्में निभाना चाहता हूँ तो मुझे शादी करनी होगी। लेकिन मुझे उस लड़की को 5 साल बाद डिवोर्स देना होगा। उन्होंने ये शर्त इसलिए रखी ताकि 5 साल में बिजनेस और अच्छा समझ जाएगा। मेरा अपनी पत्नी से कोई रिश्ता नहीं होगा। मुझे मेरे परिवार का साथ चाहिए था, क्योंकि प्यार करने वाले तो हमेशा छोड़कर चले गए। तो मैं अपनी वाइफ से प्यार नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पर शादी कर ली। इसलिए इस रिश्ते में कोई बंदिशें नहीं रखी। मैंने डिवोर्स दे दिया तो मेरी वाइफ का कोई हक नहीं रह जाएगा, और मेरा तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो सब चाची के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। दूर रहा, लेकिन तुम दिल में बसती चली गई। फिर तुम दोबारा मिली तो रोक नहीं पाया अपनी फीलिंग्स। तुमसे कभी प्यार नहीं चाहा। प्यार करने वाले हमेशा मुझे छोड़कर चले गए। बस अब लाइफ टाइम साथ देने वाला चाहिए। क्या तुम दोगे मेरा साथ? चांदनी बस अधिराज को देख रही थी। अधिराज ने भी चांदनी को सिर घुमाकर देखा और बोला, मुझे पता है तुम नंदू के बारे में सोचती हो, कहीं मैं बाद में उसको तुमसे दूर ना कर दूं। पर सच बोलूं तो नंदू मुझसे दूर हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुमसे कहीं ज्यादा प्यार मैं नंदू से करता हूँ। जब पहली बार गुस्से में नंदू को लेकर आया था, तो सोचा था तुम्हें डरा धमका कर उसको वापस कर दूंगा। लेकिन जब उसने मुझे दादा बोला, तो मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। तुमने हमेशा ये बोला मैंने नंदू पर काला जादू कर दिया, लेकिन मैंने बस उसको वो प्यार दिया जो मैं अपनी तीनों बहनों को देना चाहता था, पर कभी दे नहीं पाया, और ना उनसे कभी मुझे प्यार मिला। वो हमेशा मुझे अबे वो कहकर बुलाती थी, कभी भाई या दादा नहीं बोला। पर नंदू, मैं तुमको उसके लिए अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। हम दोनों ही शायद प्यार के भूखे थे, इसलिए नंदू भी इतनी जल्दी मुझसे अटैच हो गई। उसको मैं अपने आप से दूर करने का सोच भी नहीं सकता। चांदनी अभी भी शांत थी। वो क्या बोले, उसके पास अभी शब्द नहीं थे। अधिराज ने गहरी सांस ली और बोला, तुम आराम से सोच लो। तुम दोगे लाइफ टाइम मेरा साथ। बस साथ चाहिए, कोई फिजिकल लव नहीं। अभी मेंटली थक चुका हूँ अकेले रह रहकर। 6 साल की उम्र से अकेला हूँ।
अकेलापन कितना काटता है तुम सोच भी नहीं सकती। साथ दे दो बस, प्यार से तो अब डर ही लगता है। माँ प्यार करती थी, वो छोड़कर चली गई। पापा भी बहुत प्यार करते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। चाचा जी ने भी मुंह मोड़ लिया और एक दिन वो भी चले गए। दादी है प्यार करने वाली, लेकिन चाहकर भी उनके साथ नहीं रह सकता। अब तुम और नंदू मिली हो, तुम दोनों ने भी अकेला छोड़ दिया तो पता नहीं कहाँ जाऊंगा। पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम आराम से सोच लो। बोल कर अधिराज उठा और वहां से चला गया। चांदनी बैठी बस उसके बारे में सोचती रह गई। अधिराज आज अपने दिल की बातें जो वो प्रीतम से भी कभी नहीं कह पाया, वो तक चांदनी से कहकर चला गया था। अधिराज नहीं जानता था चांदनी क्या फैसला लेगी, पर वो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि भगवान इस बार प्लीज उसे उस इंसान से दूर ना करे जिसको वो दिलो जान से चाहता है। उसने जिसको प्यार किया सब उसे छोड़कर चले गए। वो अब चांदनी का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चांदनी भले ही उसके ऊपर तरस खाकर उसको अपना साथ दे दे, लेकिन बस दे दे। एक इंसान का अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। पैसा बस हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है, पर हमारा अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। और अधिराज तो बचपन से अकेले रहा था, अब वो और अकेला नहीं रह सकता था। शायद उसके इतना गुस्सा, इतना चिढ़ने की वजह अकेलापन ही था। चांदनी क्या फैसला लेगी सोचते हुए अधिराज ने पूरी रात जागते हुए ही गुजार दी। सुबह होते ही अधिराज सबसे पहले चांदनी को देखने के लिए कॉटेज गया, लेकिन कॉटेज खाली देखकर उसको दिल में एक धक्का सा लगा। कॉटेज में न चांदनी थी न नंदू, ना ही उनका सामान। क्या चांदनी रात को ही उसको अकेला छोड़कर चली गई? अधिराज बस रो नहीं सकता था, पर उसका दिल भर आया था। वो क्या इतना बदनसीब है कि उसको भीख में भी किसी का साथ नसीब नहीं होगा? अधिराज हताश मन से भारी कदमों के साथ वापस बंगले में आया और सोफे पर पीछे सर लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। 5 मिनट बाद उसको एहसास हुआ उसके बगल में कोई बैठा है। अधिराज ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसके बगल में चांदनी बैठी थी। चांदनी को देखते ही अधिराज की आंखों में चमक आ गई। चांदनी ने अपने हाथ में 2 कप चाय के पकड़े थे। उसने सीरियस चेहरे के साथ एक कप अधिराज की तरफ बढ़ा दिया और बोली, मुझे मॉर्निंग टी की आदत है, उठते ही चाय चाहिए होती है, तो क्या आप चाय पीने में मुझे कंपनी दोगे? इतने सालों से अकेले चाय पी पी कर बोर हो गई हूँ। अब कोई गप्पे लड़ाने वाला मिल जाए तो लाइफ कुछ मजेदार हो जाए। अधिराज मुस्कुरा दिया और उसने जल्दी से चांदनी के हाथ से दोनों कप लिए और टेबल पर रखकर चांदनी को हक कर लिया और बोला, थैंक यू सो मच। मैं तो डर ही गया था कि तुम भी मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं चली गई। चांदनी हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अधिराज को अपने आप से दूर करके उसको आंखें छोटी करते हुए घूर कर बोली, मुझे चिपका चिपकी पसंद नहीं है, दूर से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अधिराज ने अच्छे बच्चों जैसे अपना सिर हिला दिया और खिसक कर सोफे के कॉर्नर पर बैठ गया। वो तो अभी ओवर एक्साइटेड हो गया था, इसलिए उसने चांदनी को हक कर लिया था, वरना वो तो खुद ही दूर रहता है। लेकिन अधिराज की इस हरकत से चांदनी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई थी। अधिराज ने फिर चाय उठाई और एक कप चांदनी को देकर बोला, कॉटेज में तुम्हारा सामान नहीं है। चांदनी सोफे पर अपने पैर फोल्ड करके आराम से बैठ गई और चाय का कप लेकर चाय की चुस्की लेते हुए बोली, गेस्ट रूम या कॉटेज में मेहमान रहते हैं, दोस्त नहीं। अधिराज ने नजरें घुमाकर चांदनी को देखा तो चांदनी आराम से अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। अधिराज मुस्कुरा दिया। चांदनी ने उसको अपना दोस्त बोला, ये बहुत था उसके लिए। कुछ देर दोनों के बीच शांति बनी रही, लेकिन उस शांति में भी एक अलग सी गुड वाली फीलिंग थी। कभी कभी कुछ ना बोलकर भी बहुत सी चीजें फील की जा सकती थी, जो इस टाइम अधिराज फील कर रहा था। चांदनी का साथ जो वो चाहता था उसको मिल गया था। चांदनी की चाय खत्म हुई तो वो उठकर खड़ी हो गई और अधिराज से बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप वेजिटेबल की चॉपिंग कर दो। अधिराज थोड़ा शॉक हो गया और बोला, क्या? चांदनी आईब्रो उठाकर बोली, क्या क्या इतना शौक क्यों हो रहे हो? हम दोनों दोस्त हैं तो दोस्त सारा काम मिल बांट कर करते हैं।
नंदू को स्कूल भेजना है, हम दोनों को भी कंपनी जाना है। पूरी रात सामान शिफ्ट करके सेट करने में निकल गई। अभी मैं थक चुकी हूँ, जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाऊंगी, तो एक अच्छे दोस्त की तरह मेरे काम में हाथ बंटवाइए आप। अधिराज मुंह खोले चांदनी को देख रहा था। चांदनी ने अधिराज के हाथ में अपनी चाय का खाली कप पकड़ा दिया और बोली, अब किचन में जा ही रहे हैं तो मेरा कप भी रख दीजिएगा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बोलकर चांदनी चली गई और अधिराज बस उसको देखता रह गया। चांदनी उसके ऊपर हुक्म चलाकर गई। चांदनी दोस्ती होने का अच्छा फायदा उठा रही है। अधिराज ने मुंह बना लिया, पर क्या करता, दोस्ती तो उसने ही चाही थी चांदनी की। अब सस्ती पड़ी या महंगी, क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो वो किसी सर्वेंट से भी करवा सकता था, पर चांदनी उसे बोलकर गई थी तो उसे ही करना था। बेचारा अधिराज उठा और किचन में चला गया। कुछ देर बाद चांदनी रेडी होकर किचन में आई तो अधिराज और किचन का हाल देखकर उसके कदम डोर पर ही रुक गए और उसकी आंखें बड़ी हो गई। पूरा किचन बारिश में सब्जी मंडी जैसे फैला हुआ था। फ्लोर पर वेजिटेबल के छिलके पड़े थे, साथ में कुछ छिली हुई वेजिटेबल भी। ऊपर से पानी अलग से फैला हुआ था। अधिराज चॉपिंग पैड पर प्याज को रखे एक खूनी के जैसे चाकू पकड़े उसको कैसे काटे सोच रहा था। चांदी ने अधिराज को देखा तो अपना माथा पीट लिया और वो अधिराज के पास आकर बोली, प्याज से कोई आपका दुश्मन नहीं जो ऐसे चाकू पकड़कर उसका मर्डर कैसे करें ये सोच रहे हैं। अधिराज ने चांदी को देखा तो बोला, बार बार ये उछल कर भाग जाती है, इज्जत से कट ही नहीं रही तो मर्डर तो करना ही पड़ेगा। चांदी हैरानी से अधिराज को देखते हुए बोली, आपने आज से पहले वेजिटेबल काटी नहीं क्या। अधिराज ने अपना सिर नाम में हिला दिया। चांदी ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर नाम में हिलाकर अधिराज के हाथ से चाकू लिया और बोली, आप महान हो, अकेले रहती हो, सब्जियां तक काटनी नहीं आती। अच्छा हुआ मैंने बस सब्जी कट करने में हेल्प मांगी, कहीं कुछ बनाने में हेल्प मांगी होती तो पूरा किचन ही ब्लास्ट करवा देती। अधिराज ने मुंह बना लिया और बोला, घर में सर्वेंट है और ऐसा जरूरी नहीं कि इंसान अकेला रहता हो तो उसको खाना बनाना या सब्जी कट करना आता हो। चांदनी किचन में इधर उधर फैली हुई सब्जियां समेटते हुए बोली, आप तो रहने ही दो, बात ही करना ही बेकार है आपसे। सर्वेंट है लेकिन इंसान को कम से कम इतना तो खाना बनाना आना ही चाहिए कि कहीं अकेला फंस जाए तो भूख लगने पर अपना पेट भर सके। ऊपर से आपको तो खाना इतना पसंद है, आपको तो खाना बनाना आना ही चाहिए। चांदनी जल्दी जल्दी में सब्जियां उठाते हुए इधर उधर भाग रही थी क्योंकि उसको नंदू के लिए टिफिन बनाकर देना था। पर फ्लोर पर पानी था जिससे उसका पैर स्लिप हो गया और वो चीखते हुए गिरने लगी, लेकिन अधिराज ने उसको आगे बढ़कर पकड़ लिया। चांदनी अधिराज के हाथ में हवा में टंगी हुई थी कि अधिराज उसको देखते हुए बोला, मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, अब तुम हो ना लाइफ टाइम मेरे साथ, मुझे विश्वास है तुम मुझे भूखा नहीं रहने दोगी। चांदनी अधिराज की बात सुनकर स्तब्ध सी रह गई। अधिराज ने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था। अधिराज ने कल भी यही बात बोली थी और उसने भी तो यही डिसाइड किया था कि वो अब अधिराज के साथ ही रहेगी, तभी तो वो कॉटेज छोड़कर बंगले में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन अभी अधिराज की उसी बात में अलग ही कशिश थी। अधिराज की आंखों में अलग ही चमक बोलो या प्यार था। चांदनी अधिराज की आंखों में इतना खो गई थी कि उसको ये तक याद नहीं रहा वो हवा में अधिराज के हाथ पर टंगी हुई है। अधिराज भी चांदनी को देख रहा था, उसको चांदनी पर आज बहुत प्यार आ रहा था। वो भी चांदनी की आंखों में खो सा गया था। अधिराज चांदनी को पकड़े खड़ा था कि नंदू वहां आकर बोली, दादा। अधिराज और चांदनी दोनों हड़बड़ा गए और गलती से अधिराज ने चांदनी को छोड़ दिया और चांदनी नीचे गिर पड़ी। चांदनी चीख पड़ी और आंखें बड़ी करके अधिराज को देखने लगी। नंदू भी भागकर चांदनी के पास आई और बोली, क्या हुआ दीदी, आप गिर कैसे गए। चांदनी अधिराज को ये घूर रही थी कि अधिराज हल्का सा मुस्कुरा दिया और चांदनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ऐसा तो होता रहता है, दोस्त गुस्सा नहीं करते। चांदनी ने मुंह टेढ़ा कर लिया और अधिराज का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। चांदनी फिर नंदू से बोली, आज तुम अपने आप कैसे उठ गई। नंदू ने चांदनी का फोन उसके सामने कर दिया और बोली, दीदी आपका फोन बज रहा था।
चांदनी ने फोन देखा तो अरविंद के बहुत से मिस कॉल लगे थे, बहुत से मैसेजेस भी पड़े थे। अधिराज ने भी अपनी तिरछी नजरों से फोन में अरविंद की इतनी कॉल्स देख ली थी। उसको फिर दिल में कुछ चुप सा रहा था, लेकिन आगे जो चांदनी ने किया उससे तो वो हैरान ही हो गया। चांदनी ने अपने फोन से सिम निकाला और तोड़कर डस्टबिन में डाल दिया और नंदू को फोन देते हुए बोली, अब फोन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अधिराज ने अपनी आंखें बड़ी कर ली, लेकिन चांदनी एकदम नॉर्मल थी। उसने अधिराज पर भी कोई ध्यान नहीं दिया था। अधिराज तो खुश ही था। चांदनी अरविंद से दूर रहे, उसको और क्या चाहिए था। चांदनी फिर नंदू के लिए नाश्ता बनाने लगी। अधिराज ने भी नंदू को गोद में उठा लिया था। तीनों मजे से बातें करते हुए हंसने लगे। ऐसे ही समय बीतने लगा। चांदनी अधिराज के साथ हंसी खुशी रहती थी। कभी कभी अधिराज ज्यादा एक्साइटेड होकर चांदनी को हक कर लेता था, तो चांदनी कुछ नहीं बोलती थी। उसको भी अधिराज का साथ अच्छा लगने लगा था। नंदू, अधिराज और चांदनी एक कंप्लीट फैमिली बन गए थे। चांदनी और अधिराज के बीच एक कपल जैसा कोई रिश्ता नहीं था, पर जो रिश्ता था वो बहुत ही प्योर था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। चांदनी को एक वाइफ तो नहीं बोल सकते, पर वो एक अच्छे दोस्त की तरह अधिराज के सारे काम करती थी। दोनों के रूम अलग थे, पर दिल एक हो चुके थे। बाकी ना चांदनी को किसी चीज की जरूरत थी, ना ही अधिराज को। दोनों ऐसे ही एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। इस बीच अरविंद ने चांदनी से मिलने की कोशिश की, पर चांदनी उससे एक बार नहीं मिली। अरविंद भी समझ चुका था चांदनी की ना है, इसलिए चांदनी उससे मिलना नहीं चाहती। चांदनी ने अपना फोन नंबर भी बदल लिया था। सब अच्छा था और ऐसे ही 4 महीने बीत गए और पता ही नहीं चला। एक दिन अधिराज अपने कैबिन में था और चांदनी उसके सामने चेयर पर बैठी दवा के नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में बात कर रही थी कि मनीषा जी वहां आई और दोनों को देखकर बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों साथ में मिल गए। अधिराज मनीषा जी को देखकर सीरियस हो गया। चांदनी ने भी अपनी आंखें छोटी कर ली। उस दिन के बाद से आज 4 महीने बाद चांदनी मनीषा जी को देख रही थी। मनीषा जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मनीषा जी चांदनी के बगल वाली चेयर पर आकर बैठ गई और अधिराज से बोली, याद है आज क्या है? अधिराज ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। चांदनी भी मनीषा जी को घूर रही थी। मनीषा जी फिर अधिराज को देखकर बोली, तो तुम भूल गए? चलो मैं याद दिला देती हूँ, आज तुम्हारा डिवोर्स होना है। अधिराज के चेहरे से सारे रंग उड़ गए। वो कैसे भूल गया? मनीषा जी ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर अधिराज के सामने रख दिए और बोली, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आज 5 साल हो गए, अब तुम दोनों को डिवोर्स लेना होगा। चांदनी ने अपने जबड़े बीच लिए, पर वो कुछ बोलती उससे पहले मनीषा जी आगे अधिराज को देखते हुए बोली, और तुम्हारी छोटी बहन की आज शाम को सगाई भी है, उम्मीद है तुम जरूर आओगे। आज पहली बार मनीषा जी ने अपनी बेटी के लिए अधिराज की बहन है ऐसा बोला था। अधिराज का दिल भर आया और वो बोला, जी चाची जी, मैं जरूर आऊंगा। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। अधिराज क्या पागल है? उसको क्या समझ नहीं आ रहा? मनीषा जी उसका फायदा उठा रही है, पर वो अभी कुछ बोल नहीं सकती थी। मनीषा जी फिर अपनी जगह से उठी और बोली, ओके, तो तुम दोनों आ जाओ, कोर्ट चलते हैं, फिर सारा काम जल्दी से हो जाए तो अच्छा है। आज सगाई है तो मुझे और भी बहुत से काम है। अधिराज ने ओके कह दिया। मनीषा जी चांदनी को तिरछी नजर से देखते हुए बाहर चली गई। उनके बाहर जाते ही चांदनी अधिराज के ऊपर बरस पड़ी। आप पागल वागल हो गए हो क्या? आपने ओके क्यों बोला? अधिराज ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने लैपटॉप से पासवर्ड हटाकर ड्रॉअर से अपनी फैमिली की फोटो निकाली और चांदनी से बोला, नंदू को ले लो, हमको अभी सब छोड़ना है। कोर्ट में डिवोर्स के बाद सगाई अटेंड करके हम तीनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। चांदनी ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर फेंकी और चिल्लाते हुए बोली, सटिया गए हैं क्या? वो औरत आपको यूज कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है? अधिराज गहरी सांस लेते हुए बोला, हम दोनों इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, अभी चलो। चांदनी गुस्से में बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझे आप? अधिराज बोला, तुम नहीं चलोगी तो डिवोर्स नहीं हो पाएगा। चांदनी गुस्से में बोली, जब मैं आपकी वाइफ ही नहीं हूं तो कैसा डिवोर्स?
अधिराज उसे समझाने की कोशिश करने लगा। ये बात हम दोनों जानते हैं, लेकिन तुमने ही इस कंपनी को बचाने के लिए तुम मेरी वाइफ को ऐसा बोला था, तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चांदनी कुछ सोचकर बोली, ठीक है मैं चलती हूँ, साइन भी कर देती हूँ, पर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अधिराज बोला, कहीं भी जहां हम तीनों आराम से साथ रह सकें। चांदनी उसे घूर कर बोली, साथ रहने के लिए, जीवन की बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे लगते हैं, बस एक दूसरे का साथ में रहना काफी नहीं होता। अधिराज चांदनी के पास आया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? हम कहीं भी रहें, मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि तुम्हें और नंदू को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम और नंदू साथ हो तो मैं कैसी भी परिस्थिति का सामना मुस्कुरा कर सकता हूँ। और ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये सब मेरा नहीं है, मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। चांदनी की आंखें भर आई और वो बोली, मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन सब तुमने बहुत मेहनत से कमाया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अधिराज बोला, तुम साथ रही तो फिर से कमा लूंगा। अब चांदनी उसके आगे क्या ही बोलती, पर उसको बहुत बुरा लग रहा था। अधिराज इमोशनल फोन था, पर वो नहीं। चांदनी सब समझ रही थी मनीषा जी की चाल के बारे में। वो अधिराज के साथ चलने को रेडी तो हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चांदनी अधिराज के साथ नंदू को लेकर फैमिली कोर्ट पहुंच गई थी। अधिराज ने चांदनी से कहा था कि नंदू को प्रीतम के पास छोड़ दे, लेकिन चांदनी ने मना कर दिया। अधिराज ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। वो बस नंदू के ऊपर इन सब का कोई गलत असर नहीं डालना चाहता था। ये बस चांदनी और उसके लिए एक फॉर्मेलिटी थी, बाकी तो वो हमेशा साथ ही रहेंगे। पर नंदू भी बड़ी हो रही है, कहीं कुछ गलत ना समझ ले। पर चांदनी नंदू को अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मनीषा जी भी कोर्ट पहुंच गई थी और साथ में अपने वकील को भी लाई थी। जज के सामने कुछ झूठी दलीलों को पेश किया गया और जज ने डिवोर्स के लिए मंजूरी दे दी। अधिराज ने तुरंत साइन कर दिए। अब चांदनी की बारी थी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो इतनी आसानी से मनीषा जी को जीतने नहीं देगी। ये सब कुछ अधिराज ने सालों की मेहनत से हासिल किया है। जब अधिराज ने कंपनी संभाली थी, तब कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं थी। अधिराज ने दिन रात काम करके इस कंपनी को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया था। चांदनी मनीषा जी को सब कुछ हथियाने नहीं दे सकती। इस समय अधिराज भावनाओं में बहकर फैसला कर रहा है, पर इस फैसले का अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि जिस पोजीशन पर इस समय कंपनी है, इसको अधिराज जैसा काबिल इंसान ही संभाल सकता है। किसी और के हाथ में कंपनी की बागडोर जाते ही कंपनी डूब जाएगी, और चांदनी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। मनीषा जी से कैसे निपटना है, इसका उसने रास्ते में ही एक प्लान तैयार कर लिया था, और आज उसे मनीषा जी के बारे में एक सच और पता चला था, जिसे उसने अभी तक अधिराज को नहीं बताया था। इसी वजह से वो मनीषा जी को उनके गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगी। आगे क्या होगा? चांदनी क्या करने वाली है? क्या मनीषा जी का दाव उल्टा पड़ जाएगा? क्या अधिराज चांदनी की बात मान जाएगा? अधिराज और चांदनी एक हो जाएंगे, या एक और बड़ा झटका अधिराज को लगने वाला है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।